गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे भूगोल, और भूगोल में हमने जाना जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, और हमने देखा कि ज्योग्राफी जियो यानी अर्थ और ग्राफी यानी इन फॉर्म ऑफ या डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। हम भूगोल को हम भूगोल को पृथ्वी के रूप के वर्णन के रूप में देखते हैं, और फिर हमारे अंदर एक सोच पैदा होती है कि आखिर ये पृथ्वी जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं वो आखिर आई कहाँ से। और उसी क्रम में हमने फिर देखा कि ये पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। पहले हमने ब्रह्मांड को जाना, फिर आकाश गंगा को जाना, और आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अन्य खगोलीय पिंडों का हमने बारी बारी अध्ययन किया। और फिर हमने देखा कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं वो पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के क्रम में कुछ घटनाएं कुछ एक विशेष तिथि को घटित होती है, तो कुछ किसी किसी एक फिक्स तिथि पर ना घटित हो करके वो कभी भी घटित हो जाती है। तो हमने कुछ ऐसी घटनाओं का बारी बारी से अध्ययन किया, और उसी क्रम में हमने पहले वाली क्लास में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखा। और सूर्य ग्रहण जो कि चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने से कारण सूर्य की छाया जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, और कुछ क्षेत्र में दिन में रात हो जाती है, या उसकी छाया चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी के किसी क्षेत्र पर पड़ती है, और या हमें फिर सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और हमने देखा कि सूर्य सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कभी पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेता है, तो कभी वह एक सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है। इसी प्रकार ठीक इसी क्रम में हमने चंद्र ग्रहण को भी समझा। और चंद्र ग्रहण यानी वो स्थिति कि जब सूर्य सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो हमने इसी प्रकार जो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के आपस में तीनों की गति के अंतर संबंध से जो घटनाएं पैदा होती है या हुई है, उनका अंतर संबंध जाना और उन घटनाओं को समझा कि वो किस कारण से होती है। वो घटनाएं हमारे अध्ययन में तो विशेष महत्व रखती ही है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में भी काफी महत्व रखती है। और उनमें से कुछ घटनाओं का अपना एक धार्मिक महत्व भी है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मकर संक्रांति इत्यादि को हमने समझा। उसी क्रम में हमने पूर्णिमा और अमावस्या को भी जाना। तो आइए आज हम देख लेते हैं उस पृथ्वी का रूप जो हम आम 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 रोजमर्रा की भाषा में या रोजमर्रा की जिंदगी में पृथ्वी को ग्लोब के रूप में देखते हैं। तो आइए आज हम उस पृथ्वी को समझ लेते हैं कि वो पृथ्वी हम किस प्रकार से देखते हैं, और पृथ्वी के ऊपर खिंची हुई कुछ रेखाएं हम उनको किस नाम से जानते हैं, और वो रेखाएं क्यों खींची गई है, क्या उपयोग उन रेखाओं का है, वो आज हम जान लेते हैं। तो इसी क्रम में आइए चलते हैं अपने उस टॉपिक की ओर। और मैंने जैसा कि कल आपको बताया, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कुछ रेखाएं जो आपको ग्लोब के ऊपर दिखाई देती है, कुछ ऊपर से नीचे की ओर तो कुछ दाएं से बाएं की ओर खींची होती है। उन रेखाओं को नाम दिया जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है अक्षांश रेखाएं और क्या होती है देशांतर रेखाएं। ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, तो आशा है कि आप बहुत ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं,
लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। मैं आपको याद रखने के लिए बताता चलूं कि आपको कैसे याद रखना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड से आपको सिर्फ लैटिट्यूड याद रखना है। आप मान के चले ये पृथ्वी है। अब लैटिट्यूड से मतलब आपको समझना है लेटी, यानी कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। तो जब लेटेगा, चाहे वो बेड पे लेटे या चारपाई पे लेटे या जमीन पे लेटे, तो आपका और मेरा समझना इतना है कि वो इस प्रकार से क्या है, धरातल पर लेटा होगा। इस प्रकार से धरातल पर लेटा होगा, या उसकी चारपाई कुछ इस प्रकार से क्या है होगी। तो ये क्या है, आप मान के चल सकते हैं कि वो इस प्रकार लेटा होगा। तो आपको याद रखना है कि लेटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं, तो लेटे, आपको लेटने से याद रखना है कि लेटिट्यूड अक्षांश रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड यानी कि वो लंबी लंबी, लॉन्गिट्यूड यानी लंबी वाली, ऐसे जो हम ऊपर से नीचे को खींचेंगे, और जो ऐसे लेटिट्यूड यानी लेटी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पृथ्वी को देखें, कभी आप ग्लोब को देखें या किसी मानचित्र को देखेंगे या मैप को देखेंगे, तो आपको उस पे जो खिंची हुई रेखाएं हैं वो जब आप देखेंगे तो आपको मस्तिष्क में ये याद रखना है कि लेटा लेटा हुआ यानी लेटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं यानी लंबी लंबी, यानी वो लेटे हुए से दूसरे वाली रेखाएं वो सभी क्या होगी, वो यानी देशांतर रेखाएं। जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची होगी वो सभी देशांतर रेखाएं, और लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, यानी लैटिट्यूड लेटा हुआ यानी इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं लैटिट्यूड। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। हमारी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से आप जब दिशाओं को समझेंगे, आप जब दिशाओं को समझेंगे और भूगोल में या किसी अन्य विषय में जब आप दिशाओं को देखेंगे, तो दिशाओं को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि हम देखते हैं ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप जब किसी भी मानचित्र को, मैप को अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें दिशाएं कुछ इस प्रकार होगी। आप देखेंगे कि उसमें दिशाएं कुछ इस प्रकार होगी। यानी जब आप भारत का मैप देखेंगे, आप भारत का मैप देखेंगे, आप भारत का मैप देखेंगे जो कि कुछ लगभग इस प्रकार का है। ये बिल्कुल एकदम एज इट इज नहीं है, लेकिन फिर भी आप भारत का मैप देखेंगे और मैप जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो आप समझेंगे, आपको ये याद रखना है कि हम इसमें अगर दो रेखाएं खींचे, एक ऐसे खींच दे, तो आपको दिशा के लिए याद रखना है कि ये भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा है, और ये साउथ वाला, और ये ईस्ट वाला, और ये वेस्ट वाला। तो दिशा को स्थापित करने का एक जो सिस्टम है, जो हमने अध्ययन के रूप में हम जिसको देखते हैं, वो किस प्रकार है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। तो आपको याद रखना है कि दिशा किस प्रकार देखेंगे, दिशा हम इस प्रकार देखेंगे। तो आपने देखा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो अब हम पहले इसी को देख लेते हैं कि मान के चलिए
ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है। दोबारा बना लेते हैं इसको, और ज्यादा अच्छे शेप में बना लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण में, अब पृथ्वी का ये केंद्र हुआ, तो पहले तो हमें केंद्र को मिलाने वाली रेखा खींच लेते हैं, पृथ्वी को केंद्र से मिलाने वाली रेखा। अब हो सकता है केंद्र को हम ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको याद रखना है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो हमने केंद्र से जाते हुए पूर्व से पश्चिम में एक रेखा खींची, यानी इस रेखा ने इस गोले को दो बराबर भागों में बांट दिया, और वो भाग एक उत्तर की तरफ है और एक साउथ की तरफ है, और ये गोला कुछ इस प्रकार बटा हुआ है। अब ऊपर के गोले को हम किस प्रकार देखेंगे? ऊपर के गोले को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे, या नॉर्थ हेमिस्फेयर के नाम से जानेंगे। नॉर्थ हेमिस्फेयर, ऊपर के गोले को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानेंगे, या फिर साउथ हेमिस्फेयर के नाम से जानेंगे। दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फेयर। तो नीचे वाला भाग हमें दक्षिणी गोलार्ध के रूप में पढ़ेंगे, साउथ हेमिस्फेयर, और ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध के रूप में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने पूर्व से पश्चिम और पृथ्वी के केंद्र से जाते हुए एक रेखा क्या है, खींची है, और उस रेखा को नाम, अब हम चूंकि ये पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी को, इस गोले को हमने पृथ्वी माना है, चूंकि यह रेखा पृथ्वी के केंद्र से पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमारी भूमि को या हमारी पृथ्वी को दो बराबर, भू को, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। तो हम इस को नाम देंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। चूंकि सारा का सारा विश्व जगत कहाँ विद्यमान है, जीवन जगत कहाँ पर है, पृथ्वी के ऊपर है, और ये इस पृथ्वी पर पूरा विश्व क्या है आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा नाम देंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और यह दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रही है, तो हम इसको इक्वेटर के नाम से भी जानेंगे, यह इक्वेटर के नाम से भी जानी जाएगी। यानी आपको याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्र से पूर्व और पश्चिम को मिलाने वाली जो रेखा पृथ्वी के केंद्र से जाएगी, हम उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये वो पहली रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से जा रही है, बिल्कुल ठीक मध्य स्थान से जा रही है। इस रेखा को हम, चूंकि यह सीधी है और किसी बिंदु के आधार पर नहीं बनाई गई है, तो ये सीधी रेखा को हम देखेंगे कि यह, हम इसको क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मैंने कहा लेटी हुई रेखा जो आपको ऐसे दिखाई दे, तो इसको हम 0 डिग्री क्या है मान लेते हैं। तो हम इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानेंगे। तो आपने देखा कि हम इस रेखा को 3 अलग अलग नामों से जानेंगे, जिसमें पहला भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जैसा कि आपने अभी देखा कि विषुवत रेखा, या अब समझना है आपको कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, अब आप समझ गए हैं कि इस रेखा को
हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, यानी कि जो पृथ्वी के मध्य में खींची गई है, या विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी जब हम इस केंद्र से कोई कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे 1 डिग्री पर, सपोज दैट हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे, ये मान के चलिए यहाँ से कोई रेखा खींचेंगे और इसको आपस में मिलाएंगे, तो ये क्या होगी, हमारी अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही सेम केंद्र से सेम दोनों तरफ समान कोणीय दूरी को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं। अब जब ये किसी कोणीय दूरी पर खींची गई है तो वो कोणीय दूरी भी हम क्या है यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि केंद्र से समान कोणीय दूरी को उत्तर या दक्षिण में मिलाते हुए, उत्तर या दक्षिण में समान कोणीय दूरी को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं। अब ये रेखाएं उत्तर या दक्षिण, अब ये रेखाएं उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में क्या है, हो सकती है। ये रेखाएं उत्तर या दक्षिण में किसी भी दिशा में हो सकती है। तो हमने दोनों तरफ क्या है, ऐसी रेखाएं ड्रॉ की है कि ऊपर भी और नीचे भी। अभी ये हमने यहाँ कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये किस एंगल पर खींची गई है। अभी हमने सिर्फ इतना समझने के लिए इसको ड्रॉ किया है कि हम एक समझ बना पाए कि आखिर अक्षांश रेखा कहते किसको है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में समान यामोत्तरों को, कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। ठीक इसी प्रकार हम एक रेखा इसके साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाते हुए भी क्या है, खींचेंगे। अब हम इसी प्रकार से 1 डिग्री पर, इसी प्रकार से यहां भी क्या है, 1 डिग्री पर मिलाते हुए ऐसी रेखाओं को खींचेंगे। चलिए, ये क्या है कि हम अब ऐसी ही रेखाएं नॉर्थ टू साउथ भी क्या है, खींचेंगे, जो इसके नॉर्थ और साउथ वाले भाग को मिलाती हो। तो आप ऐसी कुछ पिक्चर देख पा रहे होंगे जो आपने कभी कभी ग्लोब के रूप में अपने दैनिक जीवन में देखी है। तो इसी प्रकार से तो मैंने आपको बताया, अभी हमने इस पर कोई अक्षांश या देशांतर के कोऑर्डिनेट कि वो कितने कोणीय दूरी पर खींची गई है, वो अभी हमने नहीं देखा है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि ये दिखाई देने वाली रेखाएं जो इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम समान कोणीय दूरी को मिलाते हुए कोणीय दूरी को मिलाते हुए रेखाएं खींची गई है, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो, ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ टू साउथ खींची जाने वाली समान कोणीय दूरी पर जो रेखाएं खींची गई है, वो चाहे पूर्व की तरफ हो चाहे वो या फिर बीच वाली रेखा से पश्चिम की तरफ हो, तो ऐसी रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। लैटिट्यूड is the angular distance of any point on a meridian north or south of the equator measured from the center of the earth। अब देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम विषुवत, भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से
जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। अक्षांशों की संख्या 179 या 179 है। तो आइए देख लेते हैं कि 179 कैसे हैं। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, भूमध्य रेखा है। ऐसे तो इनकी संख्या अनगिनत हो सकती है या ये संख्या में बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन हम एक मान के चल लेते हैं कि समान जब कोणीय दूरी को मिलाने की बात होती है तो हम अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे 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 करते रेखा एक खींचेंगे तो यहाँ तक जाते जाते 90 क्या है, हो जाएगी। चूंकि दो समकोण बनाने वाली रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समान कोणीय दूरी तो 1-1 डिग्री जब इधर करके ऐसे करेंगे तो इनको ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो 1 डिग्री पर खींची गई है तो एक रेखा 2 3 4 ऐसे करते 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 यहां तक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। परंतु जब 90 का यहाँ नॉर्थ पोल पर आप देखेंगे कि जब 90 वाली रेखा ड्रॉ होगी तो वहां कोई सर्कल, कोई रेखा नहीं बनेगी, सिर्फ एकमात्र यहाँ कोई ऐसी, क्योंकि ये ऐसी गोल गोल रेखाएं जो आपको, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये पृथ्वी के ऊपर रियल में नहीं खींची गई है, ये सभी काल्पनिक है। ये हमने अपनी अध्ययन और अनेक अलग सुविधाओं के लिए इनको काल्पनिक रूप से ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम ऐसे ड्रॉ करते हुए जाएंगे और लास्ट वाला अंतिम बिंदु में, क्योंकि रेखा की परिभाषा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली, तो यहां हम देखेंगे कि यहाँ एक बिंदु बचेगा और बिंदु कभी रेखा नहीं होता। पॉइंट्स इज नॉट ए लाइन, नेवर। तो हम देखेंगे कि यह एक क्या है, बिंदु है, या फिर कहे कि यह एक पॉइंट मात्र है, यह एक पॉइंट है। तो जब हम अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए अभी मान लेते हैं कि यहाँ तक 90 होगी, तो हम इसको देखेंगे कि ये 90 और नीचे भी 90 और एक ये बीच में अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री है, एक ये, यानी 90 और 90 और 1, यानी 90 180 और 1 181। 90 ऐसी रेखा है जब हम 1-1 डिग्री पे जाएंगे तो 90 ऊपर होनी चाहिए और 90 यानी 90 नीचे दक्षिण की तरफ क्या है, होनी चाहिए। परंतु कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम 90 वाली डिग्री वाली रेखा खींचेंगे वो रेखा ना हो करके वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक बिंदु होगा। तो ये दो हमारी रेखाएं 90 डिग्री वाली रेखाएं नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के रूप में हम इनको देखेंगे। तो इसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं तो ये 179 क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं होगी। यानी जब हम ऊपर देखेंगे तो ये 89 तक हम पहुंच पाएंगे और ठीक इसी प्रकार 89 तक नीचे जाएंगे और एक 0 डिग्री अक्षांश होगी। तो हम इन रेखाओं का नंबर या इन रेखाओं की संख्या को 179 के रूप में या 179 के रूप में देखेंगे। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं। तो आपने देखा कि अक्षांश की संख्या 179 होती है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। काल्पनिक रेखाओं का समूह पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा समानांतर खींचा जाता है तो उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह हम पहले ही जान चुके हैं परिभाषा के अनुसार कि समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली, अर्थात वो बिल्कुल समान कोणों पर खींची जाएगी तो वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी, यानी एक से दूसरे के समानांतर होगी। तो हम फोर्थ पॉइंट, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध
कहेंगे। ये हम देख चुके हैं कि हमने जब ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से एक रेखा वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो उसके केंद्र भाग से जाती है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। और चूंकि यह एक गोला है तो हम इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आप देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम दक्षिण में देखेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा के नाम से क्या है, अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें अपने अध्ययन में आगे जा करके किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और हमारा अध्ययन इजी होता चला जाए, बहुत ही सरल होता चला जाए। तो हम कुछ चीजों को और जानते चलते हैं। अभी ये आपने देखा कि ये हमारी पृथ्वी है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो मैंने कहा समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाए। तो अभी जो हमने देखा कि 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री को और ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 66.5 डिग्री साउथ, हमने देखा कि हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री इसको हम नॉर्थ और ये साउथ, ये जो हमने अक्षांश रेखाएं ड्रॉ की है इनका एक अपना विशेष महत्व है, इनका अपना एक विशेष महत्व है और इनको हमने उस महत्व के उस इनकी अपनी इंपोर्टेंस की वजह से खींचा हुआ है। ये वो दो स्थान हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये वो दो स्थान हैं कि वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें, वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें इन दो बिंदुओं के बीच ही पड़ती है। वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें वर्ष भर केवल यहाँ वाले क्षेत्र में ही क्या है आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी और यहाँ आपको ये रेखाएं वर्ष भर देखने को मिलेगी। सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें आपको वर्ष भर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश पर ही देखने को मिलती है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में या फिर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आपको सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कभी सीधी प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए इनका अपना एक विशेष महत्व हो जाता है। और इस महत्व के कारण हम इन दोनों रेखाओं को अध्ययन की सुविधा के लिए हम नाम दे देते हैं। तो हम इस वाली रेखा को जो नॉर्थ में है इसको नाम दे देते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इस नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ जो दक्षिण में है इसको नाम दे देते हैं मकर रेखा। ऊपर वाली को नाम दे देते हैं कर्क रेखा और नीचे वाली को नाम दे देते हैं मकर रेखा। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी
जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपने समझा कि ये वो दो स्थान हमारे पृथ्वी पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कि जिन स्थानों के बीच में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य 3 जनवरी को होता है, या कहे कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भारत में क्या होता है कि अत्यधिक ठंड होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस समय सूर्य की सीधी किरणें 3 जनवरी के आसपास के समय में मकर रेखा के आसपास पड़ रही होती है, और वो उसका सीधा प्रकाश जब यहाँ होता है तो सूर्य का कुछ प्रकाश कम मात्रा में ऊर्जा यहाँ भी पहुंचती है। तो इसलिए जब ऊर्जा कम मात्रा में पहुंचेगी तो ऊष्मा भी कम प्राप्त होगी, और जब ऊष्मा कम प्राप्त होगी तो अवश्य ही यहाँ ठंड बढ़ जाएगी। तो इसका ये कारण आप पहले ही देख चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी इस क्षेत्र के बीच में पड़ेगी, तो मेरा मानना है कि ये यहाँ पर ऊर्जा बाकी अन्य क्षेत्रों से अधिक प्राप्त होगी, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म बना रहेगा। इसीलिए इस क्षेत्र को नाम देते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण माने गर्मी, उष्ण माने गर्मी, और कटिबंध कटिबंध पहले समझ लेते हैं कि कटिबंध क्या है। इस क्षेत्र को नाम देंगे उष्ण कटिबंध। अब समझ लेते हैं कटिबंध क्या है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है जो कि गर्म रहेगा और उष्ण रहेगा, तो हम इस क्षेत्र को नाम देते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। इस क्षेत्र को नाम देंगे उष्ण कटिबंध। तो आपको आशा है कि आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, कटिबंध ये सब समझ आया होगा। अब चूंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में आपको सीधी पड़ती हुई दिखाई देती है, यहाँ इस वाले क्षेत्र में यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री साउथ, ये वो क्षेत्र है जो इस क्षेत्र की अपेक्षा, इस वाले क्षेत्र की अपेक्षा बहुत, इस वाले क्षेत्र की अपेक्षा ठंडा होगा। ठंडा होगा, लेकिन इससे ठंडा तो होगा, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज इस जैसी ही लगभग होगी। तो ठंडा होने के कारण, इसके अपेक्षा ठंडा होने के कारण हम इसको नाम दे देते हैं 23.5 टू 66.5 डिग्री वाले क्षेत्र को, चाहे वो दक्षिण का हो या फिर चाहे वो साउथ का हो, इस क्षेत्र को नाम दे देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। इनकी क्या विशेषताएं हैं शीतोष्ण कटिबंध की, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस प्रकार से यहाँ किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार का घनत्व, किस प्रकार का तापमान, किस प्रकार की वायु मिलती है, वो सब हमारे अध्ययन का विषय है, बाद के अध्ययन का विषय है। अभी हमें समझना है सिर्फ कि ये लाइन अक्षांश रेखा है 66 23.5 किस प्रकार डिवीजन करती है, तो उसी डिवीजन के कारण हमने इनको कुछ नाम दिया हुआ है। तो इसको हम, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को हम नाम देंगे शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला क्षेत्र 23.5 से 66.5 तक का क्षेत्र, इसको हम नाम देंगे शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला क्षेत्र।
और ये वाला क्षेत्र बीच वाला, इसको हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, आपको याद रखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। और फिर जब 23.5 से 66 जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक इस प्रकार जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये नीचे वाला क्षेत्र है, तो हमने इसी आधार पर, चूंकि यहाँ आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इन रेखाओं को नाम भी दे रखा है 66 डिग्री नॉर्थ को नाम दे रखा है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, और नीचे वाली को अंटार्कटिक रेखा। नीचे वाली साउथ की 66 को अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा। तो अब हम 66 से 90 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र को, जैसे कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और जब वो इस झुकाव पे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है, तो सूर्य की सीधी किरणें इनके नॉर्थ और साउथ पोल तक कभी नहीं पहुंच पाती, और पहुंचती है तो वो बहुत कम उष्मा से युक्त रहती है। इस कारण से यहाँ वर्ष भर हमेशा ठंड बनी रहती है, लो टेम्परेचर पाया जाता है, और इस बेल्ट को, इस कटिबंध को हम नाम देते हैं शीत कटिबंध। आगे हम इनको विस्तृत अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे, देखेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आपको समझना है कि नीचे वाला क्षेत्र दक्षिण में जो है 66 डिग्री के बाद का क्षेत्र, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये वाला क्षेत्र, ये शीत कटिबंध क्या है, होगा। ठीक इसी प्रकार ऊपर भी ये वाला क्षेत्र 66 से 90 के बीच का क्षेत्र हमारा शीत कटिबंध होगा। 66 से 23.5 वाला क्षेत्र या 23.5 से 66 के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होगा। और ये बीच वाला क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, वो क्षेत्र उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। तो आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमने अक्षांश रेखाओं को देखा और समझा कि किस प्रकार विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अक्षांशों की संख्या 179 होती है। काल्पनिक रेखाओं का समूह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। इसी क्रम में हमने देखा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 66 डिग्री 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। दो अक्षांशों के रेखाओं के बीच वाले भाग को हम कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच वाले भाग को हम कटिबंध कहते हैं। तो अब ये आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची गई वो समांतर रेखाएं हैं, जिनको हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्या है, इक्वेटर है, यानी कि वो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। और इस रेखा के ठीक 10 डिग्री पर 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री वाला ये बिंदु नॉर्थ पोल आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप अवश्य ही इसको समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा ग्लोब कुछ जो इस प्रकार दिखाई देता है, ये हमारी वो रेखाएं हैं जिनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आप सभी एक अच्छे से समझ गए होंगे
कि हम अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं। अब देख लेते हैं देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड, अर्थात जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड वो रेखाएं होती हैं जो ऊपर से नीचे यानी दक्षिण से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ या फिर दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण खींची होती है, जैसा कि आप ग्लोब के ऊपर देख पाते हैं। तो समझते हैं कि किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व और पश्चिम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, और नॉर्थ टू साउथ और पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में क्या है, नॉर्थ टू साउथ, यानी ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी, और ईस्ट टू, जैसा कि ये ईस्ट वाले भाग में क्या है, खिंची हुई रेखाएं हैं, और ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये वेस्ट वाले भाग में रेखाएं खिंची हुई है। इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये वो रेखाएं हैं जो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण खींची गई है, जिनको हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल है। तो आप समझ गए होंगे कि मोटा मोटी कि हम जो ग्लोब पर खिंची हुई उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खिंची हुई रेखाएं होती हैं, हम उनको देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व या पश्चिम में होती है, वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर वह इनकी संख्या 360 होती है। इनकी संख्या 360 होती है। जब आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, जब हम पूर्व दिशा में 1 डिग्री इस रेखा से 1 डिग्री दूरी पर, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे ऐसे ये खींचते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक इसी प्रकार इधर भी हम ड्रॉ करते जाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यही वो समकोणीय स्थिति पैदा हो रही है। और ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे करते जब हम 90 तक जाएंगे, और फिर इसी क्रम में हम इधर भी खींचते जाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे 1-1 डिग्री पर खींची गई, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची गई, पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं होती है। और ये आपको यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90, और ठीक पृथ्वी के पिछले भाग में यानी 90 और 90 180, और ठीक इतनी रेखाएं पृथ्वी के पिछले भाग में जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो सभी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, वो संख्या 360 होगी। तो जान लेते हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं, जान लेते हैं देशांतर रेखाएं। तो हमने देखा कि किसी स्थान की कोणीय दूरी को 0 डिग्री पूर्व से पश्चिम में होती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है, अथवा उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर वह इनकी संख्या 60 होती है। प्रधान यामोत्तर यानी दोनों पोल को मिलाने वाली 0 डिग्री जो देशांतर है, वो लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर को हम अभी इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम समझेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को हम जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, उसको हम मानक समय रेखा मानते हैं, या इसको जीएमटी के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से देखते हैं, मीन टाइम के नाम से भी इसको देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम यानी 111.32 किलोमीटर
तथा ध्रुवों पर इसके मध्य की दूरी, ध्रुवों पर जब दो रेखाएं आपस में एक जगह मिलेगी तो एक बिंदु पर मिलेगी, तो वो रेखा ना हो करके, मैंने कहा रेखा की डेफिनेशन दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जबकि ध्रुवों पर ऐसा नहीं देखा जाता। तो ध्रुवों पर वो दूरी 0 होगी और भूमध्य रेखा पर वो दूरी अधिकतम होगी। सभी देशांतर रेखाओं को महान व्रत कहा जाता है। वो महान इसलिए कहा जाता है कि जब आप देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और कोई देशांतर रेखा अगर ठीक ऐसे खींची है तो कहीं ना कहीं वो इसके पीछे भी क्या है, पूरी पृथ्वी को ऐसे कवर करती है, तो वो एक पूरा बड़ा सर्कल बनता है, तो उसको हम महान व्रत भी कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच भाग को गौर कहा जाता है। जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को अभी हमने जाना कि हम कटिबंध कहेंगे और उसी में हमने उष्ण कटिबंध को भी समझा, ऐसे ही दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गौर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर, पश्चिम देशांतर वह पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी दूरी पर घूम रही है, ये हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, और वो कैसे लगता है ये हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। आज क्षमा चाहेंगे कि आज समय का अभाव है और यहाँ से आगे का हम समझेंगे अगली क्लास में। और मेरा आपसे अंतिम एक ही निवेदन रहेगा कि जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, वो लगातार सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और अपने अध्ययन को अच्छे से करते रहे, समझते रहे। तो आज हम अपना अध्ययन यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।